हर क्रांतिकारी मार्क्सवादी बेटे के पीछे एक ठीक ठाक पूंजीवादी बाप होता है, जिसके भेजे पैसों पे फुटानी और क्रांति चलता है। जिस दिन ये महीने का पैसा भेजना बंद हो जाएगा ना, उसी दिन क्रांति का तंबू जरूरत और अभाव की आंधी में उड़ जाएगा। अभी रोटी दाल की चिंता नहीं है ना, इसलिए देश की चिंता का वहन कर लेते हैं। जब रोटी आएगा ना समस्या बन के, तब देश की चिंता का बोझ उतर जाएगा। पीठ पर गृहस्थ का बोझ लादने के बाद जगह ही कहां बचती है कि उस पर दूसरा बोझ लादा जा सके। हेलो एवरीवन, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं नीलोत्तर मृणाल की पुस्तक अवघर को। यह किताब 21वीं सदी के वैसे गांव का दर्पण है जिसमें सामंतवाद जा रहा है पर गया नहीं, विज्ञान आ रहा है पर आया नहीं, और पूंजीवाद खुद को जल्द से जल्द गांव के संस्कार और संस्कृति में घोल लेना चाहता है। इस बहते बदलाव की गंगा में सभी लोग चाह रहे हैं वे गांव की पढ़ी लिखी पीढ़ी हो, बाहर काम करने वाले लोग हों या बाहर से पढ़कर आए बुद्धिजीवी हो, सब हाथ धोना चाहते हैं। शायद जो इन सब से अलग है वही अवघर है, या अलग रहकर कुछ कर नहीं पाने की से कुंठित है वो अवघर है, या फिर जो इन सब तरह के वादी वाले से अलग खुद का सोच लिए चलता है वो अवघर है। ये अवघर आपके बने बनाए मानकों पर तो चोट करेगा ही, और आपके सामने परंपराओं और मान्यताओं के खोखलेपन को भी खोल देगा। उपन्यास का नायक है बिरिंची। ना काम न ठिकाना, रोज सुबह सुबह ठाकुर फूकन सिंह की दीवार पे पेशाब करने चला जाता है। बताइए, एक छोटा जातीय गांव के ठाकुर की दीवार पे ये करे, ऐसा जिगर रखता है। कहता है कि धीरे धीरे इस दीवार को ढा देगा। हाँ, तो नायक है एक नंबर का लखेरा, बीए पास गंजेरी, मगर नॉलेज में जेएनयू की क्रांति क्रांति खेलते लड़कों को भी पानी पिला दे। किताबी मार्क्सवादी इससे कहते हैं कि धर्म की अफीम छोड़ो, और ये उनसे कहता है कि तुम पहले अफीम छोड़ो यार। कर्म में ये पूरे गांव का है, परंतु पूरे गांव में इसका कोई नहीं। जब जिसको जिस प्रकार की जरूरत हो बिरंची तैयार, और बिरंची की जरूरत कुछ नहीं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चलता है। एक ठाकुर है गांव में फूकन सिंह, जैसा कि उत्तर भारत के गांवों में देखा जाता है। पूरे गांव की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था गांव के बाहुबली अर्थात उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। सारे टेंडर उनके नाम, लकड़ी वो काटेंगे, बालू वो ढोवेंगे, वीडियो दारू टिपने इनके यहाँ आएंगे, और दरोगा मुर्गा भांजने इनके यहाँ जाएंगे। फूकन सिंह बात में ज्यादा विश्वास नहीं करते, चित्त में करते हैं। वहीं फूकन सिंह के पिताजी पुरुषोत्तम दास मास्टरमाइंड आदमी है भाई, राजनीति से काम लेते हैं। कहानी का मौका है और दस्तूर है प्रधानी का इलेक्शन। माहौल तब शुरू होता है जब बद्री मिश्री अखबार में चुनाव की डेट डिक्लेयर होने की खबर पढ़ते हुए घोषणा करते हैं, विंटर इज कमिंग। गांव की फिजा में चुनाव के जातिगत कॉम्बिनेशन तैरने लगते हैं। कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा अबूझ हो जाता है। एक तरफ प्रधानी के प्रबल दावेदार फूकन सिंह और एक तरफ बिरिंची। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कहानी के सीधे से दिखने वाले सबजुट पात्र अपने अपने पत्ते खोलते हैं। सस्पेंस कहानी के अंत तक है, और कुछ भी खोलने की बदतमीजी मैं यहां नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा कि अवघर बिरंची जाते जाते लखन लुहार को तो अवघर कर ही गया, पाठकों को भी अवघर करने की पूरी योजना के साथ गया है। अवघर की भूमिका में लेखक ने लिखा है कि उसने किसी को नहीं बख्शा, और उसने सच में किसी भी किताबी ज्ञानवादी को नहीं बख्शा। गांजावादी भारतीय मार्क्सवादी, जिनके विचारों के कैनवास में भारत आता ही नहीं, मार्क्स से चलकर माओ से होते हुए, जिसमें भगत सिंह को इग्नोर करके फिदेल कास्तो पे पहुंच जाता है। भारतीय जनमानस के आसमान में उसके परकटेपन को आईना दिखाना भी जरूरी था। लफुआ नारीवादी, जिसके लिए नारी की मुक्ति ब्रा स्ट्रेप बाहर लटकाने की स्वतंत्रता के समकक्ष है, मधु के माध्यम से गांव घर की नारी की वास्तविक स्थिति का सामना व्यंग के झन्नाटेदार झापर के साथ कराना भी जरूरी हो जाता है। पुरुषवादी पुरुष केवल अपनी पत्नी का ही घूंघट उतारना चाहता है, और नारीवादी पुरुष सबकी पत्नियों के घूंघट उतारना चाहता है। कुछ खास लोगों को तो बुला बुलाकर जूता मारा है लेखक ने। जब चुनावी घोषणा हो जाने के बाद शेखर की मोटरसाइकिल लखन की झोपड़ी के सामने रुकती है, मैं उसके झोपड़ी में घुसते ही समझ जाता हूं
कोई लेखक ने इसे यूनिवर्सिटी से उठा लाया है। मार्क्स कम नारीवादियों की फजीहत करने। भाषा की शैली उनकी अपनी है, जब जिस भाषा बोली को आदेश करते हैं। संवेदना के भाले की नोक में जाकर लग जाता है। सच्चाई के कड़वेपन को हास्य की मिश्री में घोलकर परोसते हैं। स्वाद देर तक बना रहता है। संवेदना का स्तर तो यह है कि अपने आंसू समेटकर चली जाने वाली मधु आपके अपने आप को नोचने पर मजबूर कर जाएगी। किसी चुटीले प्रसंग पर हंसते हंसते आपके सामने चीजों की निसारता उजागर हो जाएगी और आप रो देंगे। भैया ने कहा था कि यूनानी ट्रेजिकल कॉमेडी जैसा कुछ प्रयास किए हैं, और मैं कहूंगा पाठकों की कैथारसिस पे आप सफल उतरे हो। इससे ज्यादा क्या ही कहूं। हर पन्ने का अपना तंज है। कहीं कहीं ध्यान देना होगा, नहीं तो मिस कर जाइएगा। अंत में इतना कहूंगा कि अगर आप महाभोज और धरती धन की अपना के कंबाइंड तेवर को श्रीलाल शुक्ल और परसाई के आशीर्वाद पोषित व्यंग में पढ़ना चाहते हो तो अवघड़ पढ़ लीजिए। एजुकेटेड कर देगी आपको। और अगर आप अंग्रेजी फिक्शन लेखकों की काल्पनिकता से उब गए हो, जो क्रश और सेक्स के अलावा कुछ नहीं सोच पाते, अगर आप मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की गोली बेचते झोला छाप यू कैन डू इट लेखकों की हवा पंपू बकवास से उब गए हो, और अगर आप आसान भाषा में अपने आसपास की सच्चाई बयां करता कुछ पढ़ना चाहते हो तो अवघड़ पढ़ लीजिए। धन्यवाद।